हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल केसीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम आपको कराने वाले हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों प्राथमिक क्रियाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि हमारी न्यू और लेटेस्ट जो वीडियोस हैं सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्राथमिक क्रियाएं। ये ज्योग्राफी का 5th चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं आपका प्राथमिक क्रियाओं से। तो दोस्तों, सबसे पहले ये प्राथमिक क्रियाएं होती क्या हैं, इनको हम आपको समझाते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं होती क्या हैं। तो इनको जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इनकी परिभाषा 1 नंबर में पूछ ली जाती है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से वो अंतर करते हुए ये कर लेते हैं। दोस्तों, आप एक काम कर लीजिएगा कि प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाओं का एक कॉलम तैयार करिएगा और उनमें 5-5 अंतर आप लिख लीजिएगा। आपकी बुक में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस पर भी हम एक वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रिया हमने बता रखा है कि प्राथमिक पदार्थों का सीधा प्रयोग। जी हां, प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनको हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त पदार्थों का सीधा प्रयोग करके करते हैं। यानी कि प्रकृति ने हमको निःशुल्क रूप से जो उपहार दे रखे हैं, जो पदार्थ दे रखे हैं, जो संसाधन दे रखे हैं, उन संसाधनों का जब हम प्रत्यक्ष रूप से बिना मॉडिफाई करे, बिना उनमें परिवर्तन किए जब सीधा प्रयोग कर लिया जाता है तो उनको हम कहते हैं प्राथमिक क्रियाएं। तो दोस्तों, प्राथमिक क्रिया की परिभाषा क्या होगी कि वे क्रियाएं जो प्रकृति से प्राप्त निःशुल्क पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करके की जाती हैं, उन क्रियाओं को हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कृषि, खनन, आखेट। तो आपको समझ में आ गया ना, कृषि, आपका आखेट और आपका खनन प्रक्रियाएं, ये हमारी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। चलिए, अब हमने आपको सीधे प्राथमिक क्रियाएं करा दिया है, लेकिन हमको कराना ये चाहिए था कि सबसे पहले आपको आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताते, लेकिन ये थोड़ा अलग हो जाता और आपको भी ये लगता कि पता नहीं सर क्या करा रहे हैं। समझ में नहीं आया कि जब चैप्टर का नाम प्राथमिक क्रियाएं हैं तो प्रारंभ यहां से क्यों किया जा रहा है। इसीलिए हमने प्राथमिक क्रियाओं को पहले इंट्रोड्यूस कराया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये प्राथमिक क्रियाएं किसका भाग हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो आर्थिक क्रियाओं की बात हम करेंगे कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये क्या होता है। तो वे क्रियाएं जो जीवन यापन करने के लिए और धन को अर्जित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए की जाती हैं, उनको हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। जी हां दोस्तों, हमने धन शब्द का प्रयोग किया है, हमने पैसे शब्द का प्रयोग, रुपये शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि धन का अर्थ हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि धन का मतलब है कि कोई भी बहुमूल्य वस्तु। अब वो हमारा पैसा भी हो सकता है और वो हमारा अन्य वस्तु भी हो सकती है, जिसको समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता हो और मान्यता प्राप्त हो। तो वे आर्थिक क्रियाएं, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनको हम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं और धन अर्जित करने के लिए करते हैं, उनको हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। तो क्या आर्थिक क्रियाओं का डाउट क्लियर हुआ? अब इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अगर हम बात करें तो ये भाग होता है। जी हाँ, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थक क्रिया और पंचम क्रिया। भूगोल में या अर्थशास्त्र के अंदर मुख्य रूप से हमारी कितनी क्रियाएं होती हैं? 3 क्रियाएं होती हैं। लेकिन 12वीं कक्षा में जब आप पढ़ते हैं तो भूगोल के अंदर आपको 5 क्रियाओं का व्याख्यान कर रखा है। जी हाँ, तो ये 5 क्रियाओं को आप आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, इसके बाद अगर हम चैप्टर में सबसे आगे बात करें, इसके बाद मतलब, तो ये है हमारा आखेट और भोजन संग्रहण। तो दोस्तों, ये आखेट क्या होता है और ये भोजन संग्रहण क्या होता है, इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम ये समझा देते हैं कि आखेट का मतलब होता है शिकार करना। यानी कि आदि मानव या जनजातीय लोग भाई ऐसे लोग जो या तो वनों में रहते हैं
या जंगलों में रहते हैं या फिर हमारा तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, यानी कि जो हमारी पूरी तरीके से संस्कृति से उनका हिस्सा अलग ही होता है, उनका जीवन अलग होता है, उनका सामाजिक स्ट्रक्चर अलग होता है, उनकी आर्थिक क्रियाएं और उनके पूरे दिनचर्या भी हमारी पूरी तरीके से अलग होती है। अगर कुल मिलाकर कहें तो वो हमारे समाज से बिल्कुल अलग होते हैं, उनका सारा का सारा जीवन ही अलग होता है। उनको हम कहते हैं जनजातीय लोग। पहले आदि मानव के रूप में थे और आज भी ये हमारे इनको आदि मानव भी कह देते हैं और इनको हम जनजातीय लोग भी कह देते हैं। तो ये लोगों की प्रक्रिया होती है, ये आखेट करते हैं, शिकार करते हैं और शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं। जैसे या तो मछलियों को या पक्षियों को या पशुओं को ये हमारा इनका शिकार करते हैं और इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भोजन संग्रहण की बात हम करते हैं दोस्तों। तो भोजन संग्रहण में क्या होता है कि ये लोग भोजन को इकट्ठा करते हैं, यानी कि कंदमूल वगैरह, फल वगैरह, सब्जी वगैरह और इनकी आवश्यकता की जितनी भी चीजें हैं उनका ये संग्रहण करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं अपनी दिनचर्या के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो आखेट है और भोजन संग्रहण है ये समझ में आ गया होगा क्या है। चलिए अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन बारंबार हमारी बारंबारता होती रही है प्रश्नों की, यानी कि हर वर्ष लगभग पूछे ही जाते हैं इसमें से प्रश्न। तो दोनों में पूछेगा वो चलवासी पशुचरण यानी कि पशुचारण में से एक प्रश्न तो वो बनता ही बनता है, ठीक है। तो चलवासी पशुचरण और वाणिज्य पशुचरण में वो अंतर पूछता है और आप ये अंतर भी अपनी किताब से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस पर मुझे अंतर के ऊपर एक वीडियो लेके आनी है तो वो भी मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको चलवासी पशुचरण क्या होता है और वाणिज्यिक पशुचरण क्या होता है ये बता दें। देखिए भाई, सबसे पहले तो आज हम आपको एक बात बता देते हैं, दिल में है तो हमको लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। देखिए ऐसा है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना ये सिर्फ आपको थ्योरेटिकली आपका जो नॉलेज के बेस पर पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कंप्लीट किया जा सकता है इससे, मतलब जो आपकी बुक है उसका या आपके चैप्टर का। लेकिन आप ये सोचते हैं कि जैसा हमने लिख रखा है सेम वैसा ही डिक्टो एग्जामिनेशन में आ जाएगा, या जैसा पुस्तकों में लिखा हुआ है बिल्कुल डिक्टो या बिल्कुल सेम वैसा ही आपका पेपर में वो पूछेगा, तो आप भैया गलत हैं। और आप ये चाहते हैं कि हम उसी रणनीति के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएं कि पेपर के अकॉर्डिंग आपको चलना है कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन लेके आता है और किस टाइप से उसका आंसर लिखना होता है, तो हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन कम से कम आप वीडियो को प्रमोट तो कीजिए, आप चैनल को प्रमोट तो करिए, आप हमारा सहयोग करिए और हम आपको इतना बेस्ट कंटेंट देंगे कि हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको पूरा जो सीबीएसई का सच में डिमांड है उसके सामने मतलब वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपके लिए इतना मटेरियल लेके आ रहे हैं कि आपका अगर एग्जामिनेशन में 70% क्वेश्चन आता है तो वो यहां से आएगा। लेकिन जो टॉपर्स की रणनीति होती है वो चैप्टर पढ़ के रणनीति नहीं बनती। मैं आपको बार बार बताता हूं कि उसके लिए बहुत विशेष विश्लेषण करना पड़ता है, मुख्य रूप से उस पर फोकस करना पड़ता है कि हम टॉप करेंगे कैसे और सीबीएसई की एक्चुअल डिमांड क्या है, वो किस प्रकार की मांग कर रही है। वो जब तक हम उस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक 95 प्लस का जो स्कोरिंग होता है टॉपर्स का वो हम कभी भी कवर नहीं कर सकते। अब मैं आपको बहकाने लगूं या कोई भी अन्य टीचर आपको बहकाने लगे तो आप बहकाए में आ सकते हैं, मेरे भी और अन्य टीचर के भी। लेकिन देखिए वास्तविकता जो है वो यही है कि आपको इस सक्षम बनाया जाए, आपकी जो सोच है, जो क्रिएटिविटी है। देखिए टॉपर्स बनने के लिए भाई आपको हमने ये मटेरियल रख दिया और हमने कह दिया कि आप टॉपर बन जाएंगे, गलत है बिल्कुल। कोई भी अगर कहता है तो गलत है, क्योंकि टॉपर्स के लिए एक हम वीडियो जरूर बनाएंगे उसके ऊपर कि जो टॉपर्स की रणनीति होती है। एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं कि आपको किस तरीके से टॉपर्स की मतलब टॉपर्स कैसे काम करते हैं, और वो जो आप बोलते हैं ना बार बार भूलने की जो समस्या है, वो भूलने की समस्या से संबंधित हम आपके लिए एक वीडियो बना चुके हैं। और टॉपर्स की रणनीति क्या होती है, वो किस तरीके से देखिए वो लेके चलते हैं, अपनी राइटिंग स्पीड को लेके चलते हैं, अपनी राइटिंग को लेके चलते हैं कि उनका राइटिंग अच्छा लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। वो अपनी मेमोरी पावर को लेके चलते हैं, नोट्स को लेके चलते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का विश्लेषण करके उनको पूरा बुलेट पॉइंट में तैयार करके चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेके चलते हैं, है ना। तो ये
कई सारे हमारे घटक होते हैं जिनके माध्यम से टॉपर्स बनते हैं। टॉपर्स ऐसा नहीं है कि आपने किताब पढ़ा और आप टॉपर्स बन जाएंगे, या देखिए ऐसा भी नहीं करना। आपको स्रोत भी बहुत सारे नहीं रखने हैं कि आप गाइड खरीद लाएं, आप सैंपल पेपर खरीद लाएं, आप ये भी खरीद लाएं, आप वो भी खरीद लाएं, इसके भी नोट्स ले लें, उसके भी नोट्स ले लें। नहीं, पहले तो मटेरियल को सीमित करना सीखिए। तो मेरा कुल मिलाकर कहने का मीनिंग है, अगर आप चाहते हैं हम आपको वो टॉपर्स वाली रणनीति के अकॉर्डिंग पढ़ाएं, तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि प्लीज यार हमारे जो चैनल को ना सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए जितना भी हो पा रहा है हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और इस बात का मेरा दावा है कि 70% क्वेश्चन यहां से आएंगे हम ये। और आपको अगर 95 प्लस आपको मटेरियल चाहिए कि हम आपको बिल्कुल डिक्टो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही मतलब पढ़ाएं, मतलब है तो ये भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग, लेकिन जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से है कि सीबीएसई क्या क्वेश्चन पूछता है, तो आप अगर उससे संबंधित अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को प्रमोट करो यार। चलो खैर, ये तो बहुत ज्यादा मैंने टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों का, उसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चलवासी पशुचरण क्या होता है, वाणिज्य पशुचरण क्या होता है, उसको समझा देते हैं। चलवासी पशुचरण का, जैसे कि आपको नाम से ही एक चीज पता चल रही होगी कि चलवासी मतलब चल के दूसरी जगह पे बसना, यानी कि ये एक ऐसा पशुचरण है जिसमें क्या करते हैं, लोग पशुओं को पालते हैं और एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं लगातार। इसी को ऋतु प्रवास भी कहा जाता है। जी हाँ, ऋतु प्रवास भी कहा जाता है। ऋतु मतलब मौसम के अनुसार, जैसे ही मौसम बदलता है तो ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना चले जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं चलवासी पशुचरण। घुमंतु, इनको घुमंतु हमारा पशुपालक भी कहते हैं, चरवाहे भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे अफ्रीका के अंदर गाय बैलों को हमारा ये चरवासी पशुचरण किया जाता है। तिब्बत और एंडीज में अगर बात करें तो याक और लामा, ये दो जानवर हैं, इनका भी हमारा चरवासी पशुचरण किया जाता है। और आपका आर्कटिक में रेडियार का, और आपका एशिया और यूएसए और अफ्रीका के अंदर भी चलवासी पशुचरण हमारा किया जाता है। हमारे भारत के अंदर भी किया जाता है, एशिया के अंदर ही आता है हमारा भारत, तो हमारे भारत के अंदर भी किया जाता है। वाणिज्यिक जो पशुचरण होता है, अच्छा, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, केवल जीवन यापन करना और मौसम के अनुसार ये अपना जगह बदलते रहते हैं। मुख्य रूप से अगर भारत के अंदर बताएं तो जो हमारा हिमाचल का प्रदेश है या उत्तराखंड का प्रदेश है, मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में हमारे चलवासी पशुचरण किया जाता है। गर्मियों के मौसम में जैसे बर्फ पिघल जाती है और घाटी क्षेत्रों में जो हमारा चरागाह है वो विकसित हो जाता है, यानी कि घास आने लगती है, तो चरागाह की तलाश में, यानी कि इनके चारे की तलाश में ये ऊपर चले जाते हैं, और जैसी ठंड होती है तो वापस ये हमारे नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चलवासी पशुचरण होता है। और इनके वाणिज्यिक पशुचारण हमारा क्या होता है, तो वाणिज्यिक पशुचारण का मतलब है हमारा कि जो व्यापार के लिए हमारे पशुओं को पाला जाता है। इसमें क्या होता है, एक फर्म होती है और उस फर्म के अंदर एक ही प्रकार के हमारे जानवरों को पाला जाता है, और मुख्य रूप से उनका उद्देश्य उनके द्वारा व्यापार करना होता है। और पालते क्यों हैं ये जानवरों को, तो वही मांस के लिए या ऊन के लिए, यानी कि खाल के लिए, या फिर उनका हमारा जो भी उनसे उत्पाद मिलते हैं जैसे कि दूध वगैरह, उन उत्पादों के लिए इन जानवरों को पाला जाता है। और मुख्य रूप से उनका व्यापार भी हमारा किया जाता है, जैसे कि हमारा गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, सुअर हो गया, और मधुमक्खी पालन हो गया, अन्य ऐसे जीव हो गए। इसके अंदर हम इसको वाणिज्यिक पशुचारण के अंदर लाते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और आपका अफ्रीका और यूएसए के अंदर मुख्य रूप से फेमस है। लेकिन क्वेश्चन जो आने वाला है वो चलवासी और वाणिज्यिक पशुचरण के अंदर आएगा, तो आपको 2 कॉलम बना के उनके अंदर अंतर स्पष्ट करना है कि जो वाणिज्यिक पशुचरण है उसकी परिभाषा जो मैंने बताई वो, और हमारा चलवासी पशुचरण की जो परिभाषा है वो बताना है। इधर आपको वाणिज्यिक के बारे में बताना है कि एक फर्म होती है और एक ही प्रकार के जानवर होते हैं। चलवासी में आपको बताना है कि इसमें हमारा कई प्रकार के जानवर होते हैं और कोई फर्म वगैरह नहीं होती। यहाँ पर हमारा चिकित्सक होता है, मेडिसिन होती है, यानी कि दवाइयां होती हैं, चिकित्सक सुविधाएं इनके लिए होती हैं, है ना। और यहाँ पर कोई ना तो चिकित्सक होता है और ना ही कोई चिकित्सक सुविधाएं होती हैं। यहाँ पर जो होता है इनकी समय समय पर हमारी जांच होती है ना, और इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इनकी समय समय पर जांच नहीं होती है और इनको किसी प्रकार का हमारा जांच नहीं मिलती है। इसकी अगर बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार और लाभ अर्जित करना होता है, जबकि इनका उद्देश्य मुख्य रूप से अपने जीवन को यापन करना होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो चलवासी पशुचरण मैंने बता दिया इन क्षेत्रों में पाया जाता है, और हमारा वाणिज्यिक पशुचरण हमारा इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से आपको इस प्रकार से अंतर स्पष्ट करते हुए आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम कृषि। तो कृषि क्या है,
तो दोस्तों ये समझने वाला पॉइंट है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, फल फूल सब्जी बागानी पशुपालन और आपका कीट पालन मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग या डेयरी कृषि आदि करते हैं। तो दोस्तों कृषि क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसके अंदर हम फल फूल सब्जी और पशुपालन मधुमक्खी पालन मत्स्य पालन आदि क्रियाएं करते हैं। तो चलिए अगर इन कृषि की अगर हम बात करें तो इनको दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। कौन कौन से भागों के अंदर, तो जरा समझ लीजिए। एक तो हमारा है आदिम निर्वाह कृषि और एक है हमारा गहन निर्वाह कृषि। ठीक है दोस्तों, गहन आपका निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि को भी अगर हम देखें तो ये हमारी एक तो होती है चावल प्रधान खेती और एक होती है हमारी चावल रहित। जी हाँ दोस्तों, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि होती है और एक होती है हमारी चावल प्रमुख या चावल मुख्य गहन निर्वाह कृषि और एक हमारी आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि को दहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, ठीक है, स्थानांतरित कृषि और आपका इसको झूम कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, झूम कृषि भी कहते हैं। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। तो चलिए आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको बताते हैं कि इसके बाद आता है हमारा रोपण कृषि। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर समझिए जरा इसको, जो आदिम निर्वाह कृषि होती है वो क्या होती है। तो आदिम निर्वाह कृषि को हम इतने सारे नामों से जानते हैं। तो आदिम निर्वाह कृषि जाहिर सी बात है कि जो आदि मानव के काल के टाइम से हमारी की जाती रही है उसको हम आदि मानव कृषि कहते हैं और आज ही मुख्य रूप से ये होती है। मुख्य रूप से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि स्थानांतरित कह देगा, झूम कृषि कह देगा, कर्तन कह देगा या दहन कृषि कह देगा। इनको अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अब जरा समझिए कि स्थानांतरित कृषि करके वो मुख्य रूप से पूछता है कि स्थानांतरित कृषि क्या होता है और इसकी जो हानियां हैं वो क्या है। तो स्थानांतरित कृषि, इस कृषि के अंदर क्या होता है कि एक भूभाग होता है और उस पर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको काट लिया जाता है। काटने के बाद उनको जलाया जाता है और उनकी जो राख होती है जब खेत को जोता जाता है तो वो राख उसके अंदर मिक्स कर दी जाती है और मिक्स करने के बाद वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को थोड़ा बढ़ा देता है जिसके कारण वहां पर हमारी फसल अच्छी होती है। लेकिन आगे चल के परिणाम ये होता है कि 2-3 वर्ष करने के उपरांत इसकी जो हमारी उर्वरक क्षमता है इतनी ज्यादा कम हो जाती है, इतनी ज्यादा गिर जाती है कि फिर ये यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। तो इसको खाली छोड़ दिया जाता है और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद उसी प्रोसेस से वो दूसरी हमारी कृषि करते हैं, यानी कि पेड़ों को काटना, जलाना और मिट्टी में मिलाना, इस प्रकार से हमारा करते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि, दहन, कर्तन या झूम कृषि। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसकी हानि क्या है, तो जब हम पेड़ों को काट रहे हैं तो वनों का विनाश हो रहा है और जब जला रहे हैं तो हमारा वायु प्रदूषण भी हो रहा है और मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो मिट्टी की गुणवत्ता हमारी कम हो जा रही है। ये हमारी है स्थानांतरित कृषि और इसकी हानियां। जहां तक हम चावल कृषि की बात करते हैं, गहन निर्वाह कृषि ये परिवार के लिए की जाती है, छोटे से भूभाग में की जाती है जिससे अपना जीवन को चलाया जा सके और अपने परिवार की आजीविका की आवश्यकताएं पूरी की जा सके। चावल कृषि वो होती है जिसमें मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों चावल रहित, तो इसमें हमारा सोयाबीन की खेती हो गई, जौ हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, यानी कि चावल से अन्य जो फसलें होती हैं जो की जाती हैं हमारे अनाज फसलें, उनको हम कहते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और इसके बाद रोपण कृषि पे आते हैं कि रोपण कृषि क्या है। तो रोपण कृषि क्या है, हमारा एक वाणिज्यिक कृषि है। वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक कृषि है ये हमारा। और इसके अंदर हम चाय, कॉफी, कपास, गन्ना, केला, धान इनको करते हैं। अब रोपण कृषि में क्या होता है कि बीज नहीं डाला जाता है, पहले से ही इनको रोपा जाता है। जैसे गन्ना है तो गन्ने का बीज नहीं आएगा, गन्ने को ही हाफ हाफ करके काट लिया जाता है, उसको हमारा बोया जाता है। ऐसे ही केला और धान की फसल भी ऐसे ही होती है कि धान की जो पौध होती है, यानी कि उनके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, फसल होती है, उसको दूसरे खेत में ले जाकर बोया जाता है और उसको हम कहते हैं रोपण कृषि। तो ये हमारा है रोपण कृषि के अंदर। आगे अगर हम बात करें तो वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो वाणिज्यिक कृषि हमारा क्या है
कि ये भी एक व्यापारिक कृषि का एक भाग है, व्यापारिक कृषि का भाग है, जिसमें हम वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में मुख्य रूप से जानेंगे कि ऐसी कृषि या ऐसे अनाज जिनको व्यापार के लिए हमारा उगाया जाता है या उनका उत्पादन किसके लिए किया जाता है, व्यापार करने के लिए किया जाता है, तो उनको हम कहते हैं वाणिज्यिक अनाज हमारा कृषि। तो इसके अंदर गेहूं, जौ, राई, मक्का आता है, जिनका उत्पादन हमारा व्यापार के लिए किया जाता है और जीवन के लिए भी किया जाता है, यानी कि परिवार के भरण पोषण के लिए। आगे अगर हम बात करें तो मिश्रित कृषि दोस्तों, तो मिश्रित कृषि के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर हम खाद्यान्न, व्यापार, चारा और पशुपालन और आपका तिलहन, मुख्य रूप से सारी फसलों का इसमें हमारा उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको हम मिश्रित कृषि कहते हैं। डेयरी कृषि क्या होती है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो डेयरी कृषि के अंदर क्या होता है, दूध उत्पादन होता है। जी हाँ, ऐसे जानवरों का पालन होता है, ऐसे पशुओं को पाला जाता है जो हमारे दूध देते हैं, जैसे कि गाय, भैंस और बकरी। ये 3 मुख्य रूप से ऐसे हमारे जानवर हैं जिनका दूध पीने के लिए प्रयोग किया जाता है और अन्य सामग्री बनाने के लिए हमारा प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा दूध का उत्पादन होता है। यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए और भारत में मुख्य रूप से डेयरी कृषि की जाती है। अभी कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि डेयरी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो जलवायु हमारा मुख्य रूप से कारक है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में पशुओं के रहने के अनुकूल जलवायु होगी वहां पर पशुओं का पालन अधिक किया जाएगा, यानी कि पशुपालन हमारा अधिक किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जो पशु हमारे दूध देने वाले हैं उनके पशुपालन के लिए हमारा भौगोलिक दशाएं होनी अच्छी जरूरी है। दूसरा हमारा मांग क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र में हमारी दूध की मांग होगी और जनसंख्या जहां पर अधिक होगी तो हमारा उसी प्रकार से डेयरी उद्योग वहां पर विकसित होगा। तीसरा हमारा प्रमुख कारक है यातायात के साधन दोस्तों, तो जहां हमारे यातायात के साधन विकसित होंगे तो वहां पर हमारा क्या होगा, डेयरी उद्योग अधिक विकसित होगा। तो इस प्रकार हमारे क्या है, डेयरी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे चलिए बात करते हैं दोस्तों, तो भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि ऐसी कृषि को कहते हैं जो हमारा मुख्य रूप से खट्टे फलों की खेती होती है, खट्टे फलों की कृषि होती है। आइए चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अंगूर, अंजीर, किशमिश आदि की फसलें होती हैं और कहाँ कहाँ होती है हमारी, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चिली के अंदर मुख्य रूप से हमारा होता है। तो ये हमारा 3 नंबर का प्रश्न भूमध्य सागरीय कृषि के ऊपर आ जाता है कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या है और इसकी प्रमुख 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भूमध्य सागरीय कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है और मुख्य रूप से ये खट्टे फलों की खेती होती है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर हमारा अंगूर, अंजीर, किशमिश जैसी फसलें की जाती हैं। और तीसरा मुख्य जो हमारा पॉइंट है कि ये इन क्षेत्रों में हमारा की जाती है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो वो हमारा ट्रक कृषि। क्या है हमारा, ट्रक कृषि। और ट्रक कृषि का मतलब है कि जो हमारे फल होते हैं, फूल होते हैं, सब्जियां होते हैं, जब हम उनको क्या करते हैं कि ट्रक के माध्यम से बाजारों तक लेके जाते हैं, तो ये जो हमारा आदान प्रदान हो रहा है हमारा सब्जियों का, फलों का, फूलों का, तो इनको हम कहते हैं ट्रक कृषि। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रक कृषि। आगे अगर हम बात करें तो सहकारी कृषि। तो सहकारी कृषि एक संस्था होती है हमारी प्राइवेट, और उस संस्था को हमारा बनाया जाता है और वही संस्था हमारा किसानों को प्रोत्साहन करती है, मदद करती है प्रत्येक तरीके से खेती करने में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। और ये हमारा 100 साल पहले हमारा इसके लिए एक आंदोलन छेड़ा गया था और सबसे पहले इस आंदोलन को डेनमार्क के अंदर सफलता मिली थी और तभी से हमारा सहकारी कृषि की जा रही है ना। तो जो सहकारी कृषि है इसके आने से और सहकारी संस्थाओं के आने से क्या हुआ है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है और कृषि क्षेत्र का भी विकास हुआ है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि में क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, मिल जाते हैं और वो सभी मिलकर उसमें व्यय भी और आय भी दोनों ही बराबर बराबर करते हैं। यानी कि जितना भी खर्चा आता है उस खेती को करने में, खाद वगैरह, कीटनाशक वगैरह, वो भी बराबर बराबर, और उससे जो लाभ मिलता है उसको भी वो आपस में बराबर करके बांट लेते हैं। इससे किसी एक ही कृषक पे या एक ही किसान पर दबाव नहीं बनता और किसानों पे जो हमारा दबाव है वो कहीं ना कहीं कम होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सामूहिक कृषि। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मुख्य रूप से स्टार्टिंग में सोवियत संघ के अंदर ये प्रारंभ हुई थी और उस समय पे सोवियत संघ को क्या कहते थे, उस समय हमारा कहते थे इसको कोल कहोल
कोल खहोल कृषि कहते थे इसको सोवियत संघ के अंदर उस समय पर, लेकिन मुख्य रूप से हमारा सहकारी कृषि थी। चीन के अंदर भी ये विकसित थी, लेकिन बाद में चीन में हमारा 78 के बाद खत्म कर दी गई। आगे अगर हम बात करें दोस्तों मुख्य रूप से, तो खनन क्या होता है। तो दोस्तों जब हम खनिजों को निकालते हैं धरातल को खोद कर, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं खनन। खनन एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम धरातल को खोद कर क्या निकालते हैं, खनिज निकालते हैं, तो उनको हम कहते हैं खनन। और खनन को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कारक है सबसे पहले तो खनिज भंडार। तो जाहिर सी बात है कि जिन क्षेत्रों में खनिज भंडार अधिक होंगे तो वहां पर हमारा खनन प्रक्रियाएं भी अधिक होंगी। और जहां पर जिस स्थान पर, जी हाँ, ये भी मैटर करता है कि पहाड़ी क्षेत्र में है या फिर आपका पठारी क्षेत्र में खनिज है या समतलीय भाग में हमारा खनिज है, यानी कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में हमारा खनिज क्षेत्र ना हो जहां पर खनिजों को निकालना थोड़ा कठिन हो। अगर ऐसे क्षेत्रों में है तो वहां पर खनिजों का जो खनन है वो बहुत कम होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मांग, तो जिन क्षेत्रों में खनिजों की मांग अधिक होती है ना, जिस खनिज की मांग अधिक होती है तो उस क्षेत्र में हमारा क्या होता है, खनन प्रक्रिया लगातार बढ़ जाती है। इसके साथ साथ तकनीक और ज्ञान, तो दोस्तों अगर हमको खनिजों के बारे में, खनिज पेटियों के बारे में या खनिज निकालने की प्रक्रिया के बारे में अगर हमारे पास क्या है, तकनीक है, हमारे पास ज्ञान है, तो जाहिर सी बात है हमारी खनन जो प्रक्रियाएं हैं, खनन प्रक्रियाएं लगातार बढ़ेंगी। और इसके विपरीत अगर नहीं है तो खनन प्रक्रियाएं हमारी कम होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो पूंजी, तो दोस्तों पूंजी तो मुख्य साधन है कि अगर हमको लेबर को देने के लिए, श्रमिकों को देने के लिए धन नहीं है, तो और खरीदने के लिए कोई भी कच्चा माल या यातायात के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए खनिजों को अगर हमारे पास पूंजी नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम खनन प्रक्रियाओं को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो श्रम और व्यय, तो जाहिर सी बात है इसमें श्रमिक भी लगते हैं, मजदूर भी लगते हैं और पैसा भी खर्च होता है, इसको भी ये हमारा प्रभावित करता है। यातायात और संचार, मुख्य रूप से बाजार में ले जाने के लिए भाई खनिज संसाधनों को यातायात के साधन चाहिए और संचार के साधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि खनिजों को ये प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से हमारे साधन हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारी खनन विधियां होती हैं, यानी कि खनिजों को निकालने की दो प्रकार की विधियां हैं। कौन कौन सी, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। एक है हमारी धरातलीय या विवृत खनन। धरातलीय या विवृत खनन ये ऐसी खनन प्रक्रिया है जिसको हम खनिजों को खोदकर निकालते हैं धरातल पर, लेकिन कम गहराई पर खोदकर निकालते हैं। यानी कि धरातल को जब कम गहराई तक खोदा जाता है और खनिजों को निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं या उस विधि को हम कहते हैं धरातलीय खनन या विवृत खनन। दूसरा हमारा है भूमिगत या कूपी खनन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम धरातल को खोदते हैं तो इतनी अधिक गहराई तक खोद लेते हैं कि वो कीप, जो हमारा कीप होता है ना, मिट्टी के तेल वाली कीप देखी होगी आपने पहले, तो उस कीप के आकार का वो गड्ढा बन जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कूपक खनन या भूमिगत खनन। आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत में हमारा एक पॉइंट है जो आ जाता है, यानी कि जो झूम खेती है ना, भारत के अंदर इस कृषि को, स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, झूम खेती। और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर और मैक्सिको के अंदर इसको कहते हैं हमारा मिल्पा, और मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर इसको कहते हैं हम हमारा लदांग। ठीक है ना, तो ये नाम है और इसको आप कर लीजिएगा। तो 5वां चैप्टर आपका हमारा ये कंप्लीट हो गया है। वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो खैर बाकी डिस्टरबेंस के लिए आपको दोस्तों सॉरी। और चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।